हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 47 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी को। कौन सा चैप्टर करेंगे आपको पता ही है। आज हमने करना है थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन कर ली थी और आज हम इसमें प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज़ वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ही क्या थी कि द थिंग वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही थी। क्या था? पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी पॉपुलेशन। ठीक है, सो इसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। कंट्रोल करना क्या था? इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए। सबसे पहले जो प्रोग्राम आया वो क्या था? फैमिली प्लानिंग कहते थे। व्हाट वाज दैट? फैमिली प्लानिंग। क्लियर है ये चीज़ आपको? कब आया था? इन 1951, मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने सबसे पहले क्या है, नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने का एक गोल रखा था। क्या था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसको अटेन करना था। तो ये इंडिया का गोल था। और भी बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ का गोल था, लेकिन उन सारी कंट्रीज़ में से जो फर्स्ट कंट्रीज़ थी जिन्होंने उसका एक्शन प्लान इनिशिएट किया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिर्फ एक सोशल गोल नहीं देखा, सोशल गोल तो देखा ही साथ क्या किया, उस सोशल गोल को अटेन करने के लिए क्या है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ और एक्शन प्लान्स क्या हैं, इनिशिएट किए। क्या हैं? अलग अलग एक्शन प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज़ क्या की गई? इनिशिएट की गई। क्लियर है ये चीज़ भी आपको? और इन्हीं में से सबसे पहला प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं दैट वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। किस ईयर में इनिशिएट हुआ? दैट वाज 1951। क्लियर है ये चीज़ आपको? एंड इसी को ही जब हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में लेके आए, क्या है, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में लेके आए, तो उसे क्या नाम दिया? RCH। क्या नाम दिया? RCH। क्लियर है ये चीज़ आपको? ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग के अंडर क्या चल रहा था, सबसे पहले ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ को क्या है, ऑपरेट किया जा रहा था। लोगों के बीच में क्या है, वी कैन से जागरूकता पैदा की गई। ठीक है, तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। क्या किया गया? अवेयरनेस फैलाई गई, जागरूकता पैदा की गई, अवेयरनेस। ओके, सो अवेयरनेस फैलाई गई। और इसी को ही अब क्या कहते हैं? अब इसका पॉपुलर नेम क्या है? RCH। RCH है क्या? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH। क्लियर है ये चीज़ आपको? इसमें मेन पर्पस क्या था, काम क्या था? दैट वाज अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, इट वाज क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके बीच में फैलानी थी? अमंग पीपल।
और किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन फैलानी थी? दैट वाज रिप्रोडक्टिव एक सेकेंड PAOPLE people. तो अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. ठीक है, अबाउट हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन हमें पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सोशल, इमोशनल और फिज़िकल फैक्टर्स सारे इंक्लूडेड हैं. तो अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम सीधा लिख सकते हैं, विच इज़ अ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट. ठीक है, साथ ही साथ क्या है, जो लोग हैं, आम जनता है, कॉमन मैन है, उसे क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी फॉर्म हो सके. क्योंकि गोल क्या है, गोल को सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है. द गोल वॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करना. ठीक है, इट वॉज अ सोशल गोल. तो इसीलिए क्या है, अवेयरनेस फैलाई गई लोगों में. ठीक है, ओके एक सेकेंड. हाँ जी, अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो अब हम क्या बात कर रहे थे, अवेयरनेस तो फैला दी, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है, एंड सपोर्ट चाहिए. और भी जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज़, वो क्या हैं, प्रोवाइड करना. क्यों? ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन किया जा सके, सो दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी अटेन्ड. ओवरऑल लिख लो आप, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी अचीव्ड. ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है. इसी को हम NCERT से रीड करते हैं अब. ओके, so India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as social goal. These programs called family planning. क्या नाम दिया गया, फैमिली प्लानिंग को. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में होता क्या था, इन्होंने, इंडिया ने एक ऐसा प्रोग्राम या एक्शन प्लान इनिशिएट किया नेशनल लेवल पे था. सबसे पहली बात, जिसने क्या करना था, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करना था. वो एक सोशल गोल था. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या, कैसा गोल है, एज अ सोशल गोल था. ठीक है, these programs called family planning were initiated in 1951 and periodically assessed over past decades. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care RCH. तो ये क्या है, इम्प्रूव्ड है प्रोग्राम, और वाइडर एस्पेक्ट्स को क्या है, कवर कर रहा है. ओके, so currently creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society. क्या बिल्ड करना है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करनी है. दैट वॉज द सोशल गोल आर द मेजर टास्क्स अंडर दीज प्रोग्राम्स. ये चीज़ आपको क्लियर है. अब हम यहीं से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है. मैं आपको अंडरलाइन करती रहूँगी, हाईलाइट करती रहूँगी जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारा टॉपिक है ना, इट्स अबाउट NCERT ओनली. आपको NCERT से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो देखो,
with the help of audio, visual and print media. Audio visual means जो हम ऑडियो सुनते हैं, विजुअल मीन्स जो हम वीडियोस देखते हैं. तो ऑडियो विजुअल को मिला के क्या बन गया, वीडियोस जिनमें हम आवाज़ भी सुनते हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस. साथ ही साथ सिर्फ ऑडियोज़ और सिर्फ वीडियोस भी क्या हैं, कई बार हेल्पफुल हो जाती हैं अगर इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया हो. एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट मीन्स न्यूज़पेपर्स, ठीक है, and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among people about reproduction-related aspects. Parents, other close relatives, teachers, and friends also have major role in the dissemination of the above information. तो information क्या है, reproduction related aspects के बारे में myths को prevent करना और facts को बताना, ठीक है. और साथ ही साथ क्या है, सोशल, जो हम कह सकते हैं सोशल स्किल्स है, सोशल बिहेवियर है, उसे इंस्टिल करना. ओके, ये किसका काम है, मेनली पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, टीचर्स का एंड फ्रेंड्स का, ठीक है. दैट इज़ क्लियर. लेकिन फ्रेंड्स भी ऐसे जो अच्छे हों, जो अच्छी और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है. कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे जैसे, हमारी एज ग्रुप वाले, जो इतना ज़्यादा नहीं जानते होते चीज़ों को, एक्सपीरियंस डिफरेंस, ठीक है, जिन्होंने या तो कहीं से नॉलेज गेन किया, उनके पेरेंट्स ने बताया या समथिंग, ठीक है. सो सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए. वो पेरेंट्स से मिल सकती है, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स क्या हैं, वो तो हमारे हर वक्त साथ होते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. तो फ्रेंड्स के बीच में भी जो इंट्रैक्शंस होती हैं, दैट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड, ठीक है. शुड बी इनकरेज्ड है, लेकिन अब तो सेक्स एजुकेशन इज़ इनकरेज नहीं, अब तो कंपलसरी है. आपने क्लास 10th में भी चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, अब क्लास 12th में भी आ रहे हैं. सो सेक्स एजुकेशन एक प्राइमरी गोल है एंड दैट इज़ बीइंग इंस्टिल्ड इन द स्टूडेंट्स यंग जनरेशन, ठीक है. सो टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन, रीज़न क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यंग पीपल को, यंग यूथ को प्रोवाइड करनी है, ठीक है. और क्या डिस्करेज करना है कि बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो मिथ में बिलीव करें, ठीक है. मिथ्स को प्रिवेंट करना है और फैक्ट्स को क्या है, राइज करना है, फैक्ट्स बताने हैं, ठीक है. एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्लियर है. प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीन, ठीक है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की है तो हाइजीन मेंटेन करना, एंड साथ ही साथ एडोलेसेंस, देन रिलेटेड चेंजेस, जो प्यूबर्टी के हम बात करते ही हैं, जब भी प्यूबर्टी अटेन होती है, प्यूबर्टी की एज पे क्या है, अलग अलग चेंजेस आते हैं, फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं, बॉडी में चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सारे चेंजेस के बारे में अगर हम पहले ही बता देंगे तो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज जो यंग जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, वो क्या है, दे वुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है. सेफ एंड हाइजेनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, क्लियर है. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है. नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है. वी नीड टू प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशन, we need to discourage them from believing in myths, okay. and sexually transmitted diseases में सबसे ज़्यादा नाम हम किसका सुनते हैं, एड्स का. सो एड्स के बारे में भी सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज़ नेसेसरी, ठीक है, ओके. सो वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है उनको क्या है, लीड करने में, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी और हेल्दी लाइफ को लीड करने में क्या है, हेल्प करेंगे. हेल्दी लाइफ तो
खुद लीड करेंगे, लेकिन हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में भी क्या है, कंट्रीब्यूट करेंगे. बिकॉज इफ़ दे हैव द राइट इंफॉर्मेशन, दे कैन टेल द राइट इंफॉर्मेशन टू देयर यंग वंस, टू देयर जूनियर्स एंड ओके. सो जो जूनियर्स को इन्फॉर्मेशन देना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वो राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे among their friends also, ठीक है, among their siblings, among their cousins. So ना ही सिर्फ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ को लीड करेंगे, बल्कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में भी क्या है, कंट्रीब्यूट करेंगे वो एडोलेसेंट्स जिनको क्या है, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को फॉर्म करने में. ठीक है. Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care. Postnatal care means after the birth of child. ठीक है. Of the mother and child, importance of breastfeeding. Importance of breastfeeding तो आपको भी पता है, because जो फर्स्ट फ्यू डेज में जो ब्रेस्ट फीड में मिल्क रिलीज़ होता है, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉम, एंड इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज़ जो क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी इम्यूनिटी को फॉर्म करने के लिए. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही पार्ट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें सोशल टर्म्स भी आती हैं, फिज़िकल और इमोशनल. तो इसी का ही एक पार्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ना हो. डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड. ठीक है. तो ये भी एक एस्पेक्ट है. would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. ठीक है. awareness of problems due to uncontrolled population growth. ठीक है. तो uncontrolled population growth हो रही है, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. सो इसी को क्या है, प्रिवेंट करने के लिए, इसी को कंट्रोल में लाने के लिए क्या है, हमने अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को क्या है, डिज़ाइन किया गया है. एंड साथ ही साथ सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, रेप्स एट्सेट्रा need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build a socially responsible and healthy society. ठीक है. तो ये चीज़ भी आपको क्लियर है. ये मतलब सारा टॉपिक जो है ना, आपको NCERT में से पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आएगा. जस्ट इतना है कि बच्चे भूल जाते हैं, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल, ये आपको याद रहता अगर मैं ना बताती कि ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ओके. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. देन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स to attain reproductively healthy society. To attain reproductive health requires strong infrastructural facilities. जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात की थी, सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं ना, दूसरी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या हैं, स्ट्रॉन्ग और सही मिलनी चाहिए. ठीक है. जो जहाँ पे ये सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, वो प्लेस भी एक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है. क्लियर है. प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होना चाहिए एंड मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए. These are the essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems. ठीक है. सबसे पहले तो इसे ही आपने याद रखना है, कौन है एसेंशियल. सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, सेकंड क्या है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, और थर्ड क्या है, मटेरियल सपोर्ट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में ये भी चीज़ आ सकती है जो
सोशली कैंप्स लगते हैं, ठीक है, फ्री कैंप्स भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, वो भी क्या है एट दी एंड हेल्प ही कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। मे बी वो इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मे बी वो क्या है हेल्थ केयर चेकअप्स प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी चीज़। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए, एंड मटेरियल सपोर्ट, जैसे कि यू कैन से बेड्स चाहिए, और भी जो हॉस्पिटल्स में रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो चाहिए। और ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आ भी जाए तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट ना हो तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है कि वो सही इन्फॉर्मेशन पर्सन दे देगा जो देना चाह रहा है, या जो हेल्थ केयर चेकअप होना है वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के बिना नहीं पॉसिबल है। तो ये 3 चीज़ें क्या है एसेंशियल है मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, किसके कहाँ पे, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे क्या होता है रेगुलर, लेकिन अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके हार्मोन्स में क्या है चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को डील करना, उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, दैट व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ अब नॉर्मल। जो नॉर्मल पीपल हैं वो नॉर्मल और अब नॉर्मल चीज़ों में अब नॉर्मल और नॉर्मल वी कैन से सिम्टम्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। देन इनफर्टिलिटी, जब क्या है कपल्स कांट कंसीव, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया हुआ है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस का बैन क्यों है? ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन को रोका जा सके। जब सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, डिटरमाइन सेक्स हो जाता है ग्रोइंग एम्ब्रियो का, फीटस का, तो क्या होता है कुछ लोग फीमेल फिटिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डन टू चेक, लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, ठीक है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इसको अभी हम समझते हैं कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। एट्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, ओके। And then in amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells. Okay, so fetal cells को क्या है analyze करना and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस, ठीक है। तो सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस भी क्या है एमनियोसेंटेसिस से ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी क्या है उनकी प्रेजेंस को टेस्ट किया जा सकता है, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, ओके। सो ये चीज़ आपको क्लियर है। वैसे हमने एमनियोसेंटेसिस को पढ़ भी लिया था लास्ट लेक्चर में, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने एमनियोसेंटेसिस को डिस्कस कर लिया था अच्छे से, ठीक है। देन हमारे पास आ गया रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones, ठीक है। तो अभी भी रिसर्च चल रही है अलग अलग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ के बारे में, उसको
जो गवर्नमेंट है वही इनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और साथ ही साथ सिर्फ गवर्नमेंटल एजेंसीज ही नहीं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी क्या हैं, सपोर्ट कर रही हैं। और साथ ही साथ क्या है, नए मेथड्स को भी डिस्कवर किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पहले से मेथड्स हैं, एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, देन हमारे पास आ गया सहेली। ठीक है, सहेली क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल मीन्स थ्रू माउथ। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ठीक है, फॉर द फीमेल्स वॉज डेवलप्ड। कहाँ पे डेवलप हुई, CDRI, लखनऊ के साइंटिस्ट ने डेवलप की। CDRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में क्या है, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिस्कस कर रहे होंगे, बट क्या एक बार यहाँ पे हमें गिवन है तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि जो प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए तो उनका फ़ायदा क्या हुआ। बेटर अवेयरनेस आई लोगों के बीच में, किस मैटर्स में, सेक्स रिलेटेड एरियाज़ में। इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। ठीक है, जो डिलीवरीज हो रही हैं, पार्चुरेशन है, वो क्या है, मेडिकली असिस्टेड है। अब उनका नंबर इंक्रीज़ हो गया है। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं डिलीवरीज के लिए, ना कि वी नो सम इलीगल क्वैक्स होते हैं। कुछ क्या है, पुराने लोग थे तो जो मेन वुमन होती है कई बार फैमिली में या फिर पूरे एक विलेज में, वही सभी फीमेल्स की डिलीवरी करती है। सो उसको अब उसका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, जो केयर मदर को प्रोवाइड की जा रही है और चाइल्ड को, न्यूबॉर्न को प्रोवाइड की जा रही है। पोस्ट नेटल केयर वो भी क्या है, अब बेटर हो रही है, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो मदर्स हैं, जब क्या होता है, पार्चुरेशन का टाइम होता है, डिलीवरी के टाइम पे क्या है, बहुत सी मदर्स की डेथ हो जाती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे डाई। ठीक है, या फिर इन्फेंट क्या है, डेड होता है, या फिर बॉर्न तो हो जाता है लेकिन इतना वीक होता है कि कुछ ही दिन के लिए सर्वाइव करता है, एंड एट द एंड ही और शी इज़ डेड। तो इसका नंबर क्या है, इसका रेट क्या है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। सो दैट्स वाई इसका मतलब है कि पोस्ट नेटल केयर क्या है, अच्छी मिल रही है, एंड अवेयरनेस फैल रही है लोगों के बीच में, और मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज भी क्या है, इंक्रीज़ हो गई हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़। ठीक है, स्मॉल फैमिलीज़ हैं, मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो रही है, अभी भी कम नहीं हुई, लेकिन रेट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने का कम हो गया है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs। जो STDs हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, डिजीज़ हैं, वो क्या है, अब केयर भी हो रही है और साथ ही साथ उनकी डिटेक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो जाएं तो मोस्ट ऑफ द STDs आर क्योरेबल। आप पढ़ोगे ये चीज़, तो अगर डिटेक्ट हो जाएंगी तो क्योर होना ईजी हो जाता है। एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स गिवन हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं एट द एंड, कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या है, इम्प्रूव हो गई है सोसाइटी में। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो यही था आज के लिए हमारा टॉपिक।
कल हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है, आप एनसीईआरटी से रीड करोगे आपका सारा काम चल जाएगा। ठीक है, देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, एंड ये एक पैराग्राफ है जिसको हमने थोड़ा सा नोट्स में डिस्कस करना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है। वैसे कैलकुलेशन नहीं है, आपने जस्ट याद ही रखना है ज़्यादा तो। सो इसको एक बार हम करेंगे कल, एंड देन हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को स्टार्ट कर देंगे। एंड एक चीज़ हमारी रह गई है, दैट इज़ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ओके, सो अब हमने एक लास्ट चीज़ देखनी थी, वो क्या थी? चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, मेनली चिल्ड्रन के लिए होता है, लेकिन बड़ों में भी होता है। ठीक है, मतलब चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है तो जनरली हम किड्स की बात करेंगे, यंग वंस की बात करेंगे। तो वहाँ पे क्या है, एक पर्सन को, अ पर्सन इज मेड रेजिस्टेंट टुवर्ड्स अ डिजीज। ठीक है, सो किसी डिजीज़ के लिए क्या है, किसी पर्सन को वो इम्यूनिटी पहले ही प्रोवाइड कर देनी कि अगर उस डिजीज़ का वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कुछ भी बॉडी में एंटर करे तो उसको फाइट करने के लिए इम्यूनिटी पहले से प्रेजेंट हो। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में पढ़ोगे तो मैं आपको टिपिकल टर्म्स नहीं बता रही हूँ, जस्ट आप इतना समझो कि उनमें इम्यूनिटी फॉर्म हो जाए कि वो उनसे लड़ पाएँ जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कुछ भी बॉडी में एंटर करे। ठीक है, सो टुवर्ड्स द डिजीज़ अ पर्सन इज़ मेड रेजिस्टेंट। जनरली हम क्या करते हैं, किड्स में करते हैं। क्यों? बिकॉज किड्स में लेस इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड ये जनरली होता क्या है, होता किसके थ्रू है? थ्रू वैक्सीन्स। आपने सुना ही होगा, बच्चों में अलग अलग वैक्सीन्स दी जाती हैं, साथ ही साथ पोलियो ड्रॉप्स का बारे में हम सुनते हैं। जब तक जो किड्स हैं वो 5 इयर्स के नहीं होते, पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। तो ये सब क्या है, किसी भी डिसीज़ के आने से पहले ही क्या है, इम्यूनिटी का प्रोवाइड करना। मीन्स प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन को रेडी रखना कि उसके साथ कैसे लड़ना है, कैसे डील करना है, दैट इज़ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ओके, सो दैट वाज द थिंग। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि बड़ों में भी, एडल्ट्स में भी पॉसिबल है। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन थी, तो वो वैक्सीनेशन क्या है, सभी लोगों में दी गई, सभी एडल्ट्स में वैक्सीनेशन की गई। क्यों? ताकि उनको एक पर्टिकुलर डिजीज़ जो क्या है, कोरोना वायरस था, उसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंट बना सकें। अगर वायरस कुछ अमाउंट में आ भी जाए तो थोड़ी अमाउंट में होगा तो उससे लड़ पाएंगे। इतनी चीज़ समझो कि अगर इतना सा वायरस आ गया, मतलब मान लो, ठीक है, तो इससे हम लड़ सकते हैं इजीली। लेकिन क्या होता है, हमारे पास अगर इम्यूनिटी ही ना हो, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तब फॉर्म होती है जब कोई एंटर कर जाए उसके बाद। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर इम्यूनिटी ना प्रेजेंट हो, क्योंकि अभी अभी नया नया वो पैथोजन एंटर किया है हमारी बॉडी में, तो हमारे पास इम्यूनिटी नहीं प्रेजेंट है, इम्यूनिटी नहीं। ठीक है, तो अगर कोई पैथोजन एंटर कर जाएगा, नया नया पैथोजन है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, जो उसी से लड़ सकती है वैसे सेल्स नहीं प्रेजेंट है, वो इम्यूनिटी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इम्यूनिटी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे यूज़ करना सही नहीं है, जस्ट आप समझो एक बार। ठीक है, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को समझोगे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट है वो आपके पास नहीं प्रेजेंट है, तो आप लड़ नहीं पाओगे। जब तक आप उससे लड़ने के लिए
सेल्स को फॉर्म कर रहे हो, तब तक क्या हो जाएगा, जो ये पैथोजन था वो क्या है, डिवाइड करेगा। डिवाइड करता करता इतना ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ हो जाएगा कि उससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओके, सो इससे लड़ना क्या हो गया, अब मुश्किल हो गया। लेकिन अगर क्या किया जाए, वैक्सीनेशन के थ्रू पहले ही इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाए उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ख़िलाफ़, वो वैसे ही सेल्स बॉडी फॉर्म करना स्टार्ट करते। ठीक है, तो क्या होगा, वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी आ जाएगी, मतलब बॉडी उसके ख़िलाफ़, उस डिज़ीज़ से क्या है, फाइट कर सकती है। ठीक है, तो उस डिसीज़ से अगर फाइट कर सकती है बॉडी, सो वैक्सीनेशन का यही काम है। अब इम्यूनिटी पहले ही आ गई, अगर 4-5 सेल आ भी गए, 4-5 सेल तो आएंगी नहीं, मतलब बहुत कम अमाउंट में पैथोजन आ भी गया, तो साथ ही साथ क्या है, फाइट करके उसको मार देंगे, उसको डिवाइड करने का टाइम नहीं देंगे। अब वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस है, वैक्सीनेशन भी वैसे तो पैथोजन्स को ही बॉडी में एंटर करवाती है, लेकिन उसको हम छोड़ दो एक बार, उसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में ही पढ़ेंगे, आपको वहीं पे समझ आएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब जस्ट इतनी बात की है कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे चिल्ड्रन को क्या है, ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको एक डिज़ीज़ के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट बनाया जाता है। ठीक है, और टिपिकली किसके थ्रू होता है, वैक्सीन के थ्रू, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। क्लियर है ये चीज़ आपको, ताकि अगर फर्दर कभी बॉडी में वो पैथोजन एंटर करे भी, वो डिजीज़ ना कॉज कर पाए। ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।